और सीएम नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की यात्रा अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा बताया, जिस पर एनडीए नेताओं ने जमकर निशाना साधा। – 2005 में न्याय यात्रा कर बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदलने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। सीएम की यात्रा को नाम दिया गया है प्रगति यात्रा। पहले चरण की यात्रा 23 से 28 दिसंबर तक 5 जिलों में चलेगी। इधर नीतीश की यात्रा का नाम तय हुआ, उधर विपक्ष को परेशानी होने लगी। तो हम ये कहेंगे कि ये मुख्यमंत्री जी की अलविदा यात्रा है। अब उन्होंने तो पिछले चुनाव में ही पूर्णिया में कह दिया था कि अंतिम चुनाव है, तो इनकी अलविदा यात्रा है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर तेजस्वी की ओर से उठाए गए सवाल पर एनडीए नेताओं ने कड़ा पलटवार किया है। तो वही 3-4 आदमी जो उसको समझाता है वही वो बोलते हैं, क्योंकि अपने तो उतना दिमाग का अप्लाई करते नहीं है। आरएलएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि ऐसे बयान सत्ता में ना आ पाने की छटपटाहट को ही बताता है। और इस तरह की टिप्पणी मुख्यमंत्री जी की यात्रा पर भी इसीलिए करते हैं आरजेडी के लोग कि उनके अंदर किसी तरह से हम सत्ता पर आ जाएं, इस बात की छटपटाहट है। जबकि जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामैत कहते हैं कि सीएम नीतीश यात्रा के दौरान समस्या का समाधान करते हैं। वो खुद जाके देखते हैं जनता की क्या समस्याएं हैं, तो विरोधी तो इस तरह विरोध करता है, उसका न कोई एम है न ऑब्जेक्ट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 14 यात्रा कर चुके हैं। 2005 में न्याय यात्रा के बाद ही नीतीश कुमार ने लालू परिवार के 15 साल के शासन को उखाड़ फेंका था। माना ये भी जाता है कि यात्रा के जरिए नीतीश फीडबैक लेते हैं और उसके आधार पर ही विकास के योजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश की प्रगति यात्रा से विपक्ष परेशान है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार की यात्रा पर तंज कसने को लेकर जयंत राज ने कहा कि तेजस्वी सीएम नीतीश की नकल कर रहे हैं। बिहार सरकार पहले से कई योजनाएं चला रही है, जिसकी नकल कर तेजस्वी फ्री की योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन 2025 के चुनाव में तेजस्वी को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव जी नकल कर रहा है, तो नकल करने से बहुत अंतर बिहार में पड़ने वाला नहीं है। 2025 में पूरी बिहार की जनता ने तय कर लिया है पुनः नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और अच्छे तरीके से। सीएम नीतीश की यात्रा पर विपक्ष की बयानबाजी को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी पलटवार किया है और कहा कि बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितना काम सीएम नीतीश ने किया है, आज तक किसी भी सरकार में इतना काम नहीं हुआ है। सीएम नीतीश ने महिलाओं से किए गए सारे वादे को पूरा किया है। आज जो जीविका दीदियां हैं 1,40,00,000 से ज्यादा जिनको सशक्त किया, जो करीब 50% जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स कॉलेजेस जा रहे हैं, साइकिल योजना, पोशाक योजना या प्रोत्साहन योजना, महिला उद्यमी योजना, जो भी महिलाओं के लिए हो सकता है वो कर रहे हैं। अगली खबर अररिया से, जहां सर्किट हाउस में माई बहन मान योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ये वादा किया है कि अगर अगले चुनाव में आरजेडी की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की राशि दी जाएगी। इसी कड़ी में इस योजना को लेकर महिलाओं से संवाद किया गया। इस दौरान आरजेडी से जुड़ी महिलाओं ने भी तेजस्वी यादव को मिथिला की पहचान पाग और शॉल देकर सम्मानित किया। सर्किट हाउस में इस कार्यक्रम के बाद तेजस्वी यादव ने टाउन हॉल में पार्टी के नेताओं से चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने संगठन की मजबूती को लेकर भी कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए हैं। नशे को लेकर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की मुहिम का असर हुआ है। सूखे नशे पर उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने कल एक बड़ी बैठक आज बुलाई है, जिसमें इस समस्या से कैसे निपटा जाए इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी और फैसले भी लिए जाएंगे। शराबबंदी के बाद बिहार के युवा सूखे नशे की चपेट में घिरते जा रहे हैं। आए दिन गांजा, चरस, हेरोइन
कोकीन और अफीम की खेप पकड़ी जा रही है, जिसके खिलाफ न्यूज 18 ने मुहिम चलाई और अब उसका असर भी दिखने लगा है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने गुरुवार को बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सूखे नशे के खिलाफ रणनीति बनेगी और नशे पर रोक को लेकर फैसले लिए जाएंगे। और खास करके सूखा नशा जहाँ तक बात है उस पर हम काफी गंभीर हैं। कल इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जितने मद्य निषेध उत्पाद के बॉर्डर इलाके में हैं, एक्साइज सुपरिटेंडेंट उससे बात करके इस पर और कड़ी निगरानी करेंगे। न्यूज 18 ने मुहिम क्यों चलाई और क्यों मंत्री को बड़ी बैठक बुलानी पड़ी, उसको समझने के लिए हाल के दिनों में पकड़ी गई ड्रग्स की खेप के बारे में जानना जरूरी है, जिसके आंकड़े डराने वाले हैं। सिर्फ दिसंबर महीने की ही बात करें तो 17 दिसंबर 2024 को पूर्णिया के बॉर्डर इलाके से 315 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। 17 दिसंबर यानी उसी दिन मोतिहारी में स्कूल बस से 200 किलो गांजा जब्त हुआ, जबकि 12 दिसंबर को पूर्णिया में 1 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर पकड़ी गई। 12 दिसंबर को ही मोतिहारी में 7 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई और 5 तस्कर अरेस्ट किए गए। वहीं इसके पहले 8 दिसंबर को भी मोतिहारी से ही 10 करोड़ की स्मैक, चरस और गांजा जब्त किया गया और 1 तस्कर की गिरफ्तारी हुई थी। बिहार सरकार शराबबंदी के साथ नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। शराब के साथ सूखे नशे को जब्त भी किया जा रहा है, लेकिन जागरूकता के लिए जन भागीदारी भी बेहद जरूरी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। AK-47 असॉल्ट राइफल और गोला बारूद की बरामदगी से जुड़े मामले में NIA की टीम ने 4 राज्यों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसके बाद से खलबली मच गए। जिन इलाकों पर NIA की टीम ने रेड किया, उन इलाकों में खौफ और दहशत का माहौल कायम है, क्योंकि मामला खतरनाक हथियार की तस्करी से जुड़ा है। तस्वीरों में दिख रहा यही वो खौफनाक और खतरनाक हथियार है जिसकी बरामदगी के बाद से खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और NIA एक्शन में आ गई है। 4 राज्यों के 17 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई, जिसमें बिहार का मुजफ्फरपुर और हाजीपुर भी शामिल है। इसकी तस्दीक छानबीन करती NIA की टीम कर रही है। NIA की टीम ने मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के मनकौली में मुखिया नंद किशोर यादव उर्फ भोला राय के घर दबिश देकर करीब 7 घंटों तक छानबीन की है। 7 घंटों की जांच पड़ताल के बाद टीम के हाथ कुछ अहम कागजात लगे हैं। साथ ही 10 लाख कैश भी टीम ने बरामद किया है। जो यहाँ के मुखिया हैं भोला राय और NIA की टीम सुबह 5 बजे ही यहाँ पर पहुंची थी। उसके बाद से तमाम कागजातों को खंगाल रही है। हाल ही में एक अत्याधुनिक हथियार बरामदगी मामले को लेकर इनकी संलिप्तता, इनके बेटे के नाम जो अनीश है उसकी संलिप्तता आई थी। AK-47 बरामदगी की बात सामने आई थी। इसी गांव से एक कब्रिस्तान से श्मशान के नजदीक वो AK-47 बरामद हुआ था। उस मामले को लेकर NIA की टीम जो है लगातार जो है जांच की बात कर रही थी। NIA की टीम हाजीपुर में भी 2 ठिकानों पर रेड करने पहुंची। SDO रोड स्थित अधिवक्ता संदीप कुमार सिन्हा के घर की गहन तलाशी ली। वहीं NIA की टीम कृष्णापुरी स्थित सत्यम कुमार के घर को खंगालती नजर आई, लेकिन दोनों जगह से कुछ बरामद नहीं हुआ। करीब 8 माह पहले का ये मामला है और इस 8 माह पहले जो गिरफ्तारी हुई थी उस मामले में NIA की टीम ने रेड की है। दोनों ही जगहों पर NIA की टीम ने घर की तलाशी ली और घर की तलाशी लेने के बाद वापस लौट गई। जो टीम आई थी NIA का, ये जो है 47 एक बरामद हुआ था, जिसमें बिहार पुलिस के तरफ से मेरे भाई को गलत तरीके से फंसा दिया गया था। उसी में रेड करने आई थी NIA। जानकारी के मुताबिक 8 महीने पहले मुजफ्फरपुर जिले के मनकौली गांव के शमशान से AK-47 बरामद हुई थी। इसी मामले में NIA की टीम जगह जगह रेड कर रही है और AK-47 से जुड़ी उलझी गुत्थी को सुलझाने की जद्दोजहद कर रही है, ताकि मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लखीसराय सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल का दर्जा मिला है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। 24 घंटे रोशनी के लिए लगाया गया सोलर सिस्टम कई दिनों से खराब पड़ा हुआ है। लाखों रुपए खर्च कर 25 अप्रैल 2015 को 25 kV का 87 सोलर प्लेट लगाया गया था, जो रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो रहा है।
हाँ, एक्चुअली उसका कैपेसिटी कम हो गया था, बहुत दिन तक चला हुआ, 25 kVA का हम लोग का था, बहुत दिन तक चला। जब हम लोग के यहाँ सोलर प्लांट था तो हम लोग के पास जनरेटर भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इतना अच्छा सर्विस दिया। लेकिन उसका कैपेसिटी कम हो गया, धीरे धीरे कमते गया कैपेसिटी। अब पुनः उसे चालू करवाया जा रहा है ब्रेडा के माध्यम से। अगली खबर किशनगंज से, जहां खाद की किल्लत से किसान बेहद परेशान है। मामला ठाकुरगंज प्रखंड का है, जहां कृषक सेवा केंद्र पर किसानों की लंबी कतार लगी हुई है। किसानों को काफी मशक्कत के बाद जैसे तैसे खाद मिल पा रही है। किसानों का आरोप है कि खाद की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही, जिससे वो बेहद परेशान है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है, सड़क मरम्मती की वजह से गाड़ियों के आने जाने में परेशानी हो रही है, जिससे आपूर्ति नहीं हो पाती है। और पटना से खबर है, जहां रेल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लूट की साजिश रच रहे 6 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में 2 बिहार के, 3 झारखंड के और 1 यूपी का रहने वाला है। ये सभी अपराधी अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के मोबाइल फोन, बैग और कीमती सामान की चोरी कर फरार हो जाते थे। जब इनको सख्ती से पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये विभिन्न रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों का मोबाइल और अन्य सामानों की चोरी करते हैं। और इनके पास से, सभी के पास से कुल 26 मोबाइल लगभग अनुमानित मूल्य 3,90,000 का बरामद किया गया है। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 398वें प्रकाश पर्व को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। 4, 5 और 6 जनवरी को इसका आयोजन होने वाला है और इसे लेकर बुधवार को पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी राजीव मिश्रा ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ बैठक की है और बैठक में तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। प्रकाश पर्व में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्रकाशोत्सव मनाया जाना है 358वां। ये 4, 5, 6 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम रहेगा 2025। तो इसी की तैयारी के लिए हम लोग आज यहाँ बैठक किए हैं और जो संगत आएंगे पंजाब से और पूरे देश विदेश से बहुत जगहों से आते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उनके आवासन की, उनके आवागमन की और इसके अलावा मेडिकल की फैसिलिटीज़, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हर साल कोई न कोई एकाध घटना हो जाती है। ट्रैफिक का जो इशू रहता है उसके लिए अलग अलग पार्किंग व्यवस्था, अलग अलग जो ठहरने के स्थान है उसके लिए और जो मुख्य प्रांगण है उसके लिए चिन्हित किए गए हैं। वहाँ ट्रैफिक के पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। सारी जो व्यवस्था है उसके हम लोग व्यापक तैयारियाँ कर रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 ने काम करना शुरू कर दिया है। इस बार सरकार के सामने राज्य के विकास योजनाओं को गति देना बड़ी चुनौती होगी। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और ग्रामीण से लेकर कृषि विभाग तक में चुनौतियों की लंबी लिस्ट है। बीजेपी भी ये मानती है कि इस बार कोई बहाना नहीं चल सकेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 ने काम शुरू कर दिया है। कैबिनेट के मंत्री हर दिन औचक निरीक्षण और विभागीय समीक्षा में जुटे हैं। पहली बार मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने वालों की गति दूसरों से थोड़ी ज्यादा है। राज्य में कुछ खास विभाग पर नजर दौड़ाएं तो सरकार के सामने चुनौतियों की लंबी फहरिस्त दिखेगी। एक नजर डालते हैं विभाग और उनकी चुनौतियों पर। शिक्षा विभाग, शिक्षकों की कमी दूर करना, ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल पहुंचाना, समय पर किताब से लेकर पोशाक तक देना। स्वास्थ्य विभाग, एपीएचसी से लेकर सीएचसी तक को ठीक करना। अस्पताल में डॉक्टर से लेकर दवा तक का अभाव। गांव में अस्पताल की लचर व्यवस्था। कृषि विभाग, किसानों को उत्पाद के सही दाम दिलाना, उन्नत कृषि व्यवस्था स्थापित करना, किसानों को समय पर मदद पहुंचाना। दुग्ध उत्पादन, पशुपालन के क्षेत्र में काम। ग्रामीण विकास विभाग, गांव का विकास करना। मनरेगा में गांव के लोगों को रोजगार मिले, मनरेगा में मजदूरी का भुगतान समय से हो, जेएसएलपीएस को बढ़ावा मिल सके, महिला समूह को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। हेमंत सोरेन के मंत्री एक्शन में दिख रहे हैं। औचक निरीक्षण और समीक्षा बैठक में कई खामियां भी सामने आई हैं, जिसे दूर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं।
मेरा प्रयास यही है कि जो जमीन स्तर की समस्याएं हैं, किसानों की समस्या, खास करके जो छोटे किसान हैं, उनके समस्याओं को मैं पटल तक ला सकूं और अपने विभाग से उन चीजों का निराकरण हम कर पाए। हमारी जामताड़ा में भी नकली दवाओं का अंबार है, होलसेल में दवाई आ रहा है। यहाँ कौन लाता है दवाई? स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ है भाई। आप देखिए ना, बदल दूंगा, व्यवस्था में बदल दूंगा। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को भी इस सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं है। बीजेपी के मुताबिक इस बार काम के बदले बहाना नहीं चलेगा और अगर सरकार जनता के सवाल पर सुस्त रही तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। अभी तो 1 महीना भी नहीं गुजरा है, भरोसे पर खरा उतरे, हम सब शुभकामना करते हैं। और नहीं उतरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष के नाते जो आवाज बुलंद करती रहती है वो हम करेंगे। झारखंड में विभागीय हलचल से भविष्य में विकास योजनाओं को कितनी गति मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर राज्य सरकार जनता से किए वायदे पर खरा उतरी तो इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा और अगर पिछड़ गई तो चुनावी राजनीति में भी पिछड़ना तय है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। वहीं झारखंड के राज्यपाल ने NIAMT रांची में एडवांसेस इन फाउंड्री एंड फार्मिंग टेक्नोलॉजी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने फाउंड्री और फार्मिंग तकनीक को औद्योगिक विकास की रीढ़ बताया, जो निर्माण, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हटिया और आसपास के इलाकों को गोद लेकर उनके विकास में अग्रणी भूमिका निभाए। ये भी उल्लेखनीय है कि संस्थान के विद्यार्थियों को समाज विशेष सम्मान और आदर भाव से देखता है। यदि वे अपने प्रयासों से आसपास के क्षेत्रों में विकास और सशक्तिकरण का कार्य करेंगे तो एक बड़े सामाजिक बदलाव का सूत्रपात भी कर सकता है और इसकी आवश्यकता भी है। इस प्रकार ये संस्थान न केवल तकनीक उत्कृष्टता का प्रतीक बनेगा बल्कि सामाजिक परिवर्तन और सेवा का भी अग्रदूत सिद्ध होगा।